गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं जो है हम इस चैनल के ऊपर उत्तराखंड जो है प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है मैं कवर करवा चुका हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड करवा चुका हूँ, जीएस के भी काफ़ी टॉपिक्स करवा चुका हूँ और फ्रेंड्स हिंदी के भी मैं लगभग काफ़ी टॉपिक्स करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो भी मेरे साथ बने हुए हैं तो वो लोग जो है वो जानते होंगे कि हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारी की है। और फ्रेंड्स जो भी नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो के अंदर जो है हम हिंदी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम मतलब न केवल इस एग्ज़ाम बल्कि सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है आपके पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है ना, तो सब भी एग्ज़ाम्स के अंदर ये आपका टॉपिक आता ही आता है। हालांकि इसमें बताने लायक या समझाने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने सोचा एक तरह से मैं इसको एक तरह से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि क्या हो, जब कोई और मतलब बोल के बताता है तो उससे ज़्यादा जो है दिमाग में याद रहता है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ या ये टॉपिक आपको बीच में लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको देखने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उसको याद करना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एग्ज़ाम के अंदर वो याद नहीं रहते हैं और रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम्स के अंदर और उत्तराखंड के जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स हैं, जो ग्रुप सी के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीपीडीओ वगैरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सभी एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे साथ बने रहिए। प्रवक्ता एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो स्किप मत करना और बने रहना, साथ के साथ मेरे साथ पढ़ते हुए चलना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर नोट्स चाहिए आपको या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो जो भी आपके 20 लगभग टेस्ट सीरीज जो है मेरे पास प्रोवाइड हैं और साथ के साथ आपके नोट्स जो भी वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज संडे हैं, आप लोग अभी तक मस्त खा पी के पड़ गए होंगे, लेकिन आपको संडे के दिन एंजॉय आराम नहीं करना है बल्कि संडे के दिन दुगनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पर्यायवाची शब्द सबसे पहले बात करेंगे। तो पर्यायवाची कहते हैं समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये देखिए यहाँ पर पानी, समुद्र, बादल एवं कमल के पर्यायवाची जो है हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। तो पानी के जो पर्यायवाची शब्द याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, यहाँ पर देखिए समुद्र, बादल, कमल के पर्यायवाची इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और सबसे पहले उसमें देखेंगे हम पानी। तो पानी यानी कि वाटर, इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए जल बोलते हैं, वारी, तोर, अम्ब, पय, उदक और पंख, ये इसके आपके पर्यायवाची हो गए। अब हम पानी के पर्यायवाची शब्दों में धी जोड़कर समुद्र के और द जोड़कर बादल के और ज जोड़कर कमल के पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे ये पानी का पर्यायवाची है। अब इसमें जब हमने धी जोड़ा तो तब वो हो गया जलधि, वारी में वारी धी जोड़ा तो वारिधि हुआ, आपका तोय में धी जोड़ा तो तोरिधि हुआ और पयधि हुआ। तो जैसे ही हमने धी जोड़ा तो वो समुद्र बन गए। ठीक है ना, तो ये तो आसान हो गया, इसको याद करना कितना आसान हो गया। उसी तरीके से जो है हमने वो दौ जोड़ना है तो उससे बादल के पर्यायवाची बन गए, जैसे कि जलद हो गया, वारिद हो गया, अम्बुद हो गया, पयद हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, जल के पर्यायवाची में द जोड़ा तो वो बादल बन गया। आगे देखिए कमल। तो कमल कैसे बना, जब हमने लास्ट में जौ जोड़ा। तो जौ से जलज हो गया, वा से वारिज हो गया, तो से तोयज हो गया, अम्ब से अम्बुज हो गया, पंख से पंकज हो गया। इस तरीके से हमने कमल के पर्यायवाची भी निकाल लिए। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, वेरी इजी ट्रिक है। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनको पढ़ेंगे और साथ के साथ आप मेरे साथ उनको पढ़ते हुए चलिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास देखिए अंधकार। तो अंधकार को हम कहते हैं तम, तिमिर, अंधेरा, तमस, अंधियार। तो यहाँ पर अंधेरा और अंधियार ये तो आप सिंपल सी बात है, अंधकार से याद रख सकते हैं। और आपका तमस भी जो है वो याद रखा जा सकता है। बस याद रखने के लिए जो टफ है वो है तम और तिमिर,
है ना। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है अंतःपुर। अंतःपुर पुर का जो पर्यायवाची है जनाना, खाना, रनिवास, भोगपुर। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं चाहे तो। कौवा, कौवा का इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देखिए काक, वायस, काण, काग, बलिपुष्ट, करटक, है ना। आगे है कबूतर। कबूतर का है कपोत, पारावत, हरित, परेवा, रक्तलोचन। देखिए अब किस तरीके का भी हैं रक्तलोचन। अब रक्तलोचन आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रक्तलोचन क्या चीज़ हुई, बहुत अजीब है थोड़ा। किनारा, किनारा को हम तट कहते हैं, कूल कहते हैं, तीर कहते हैं या कगार कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। केला, केला को कहते हैं कदली, भानुफल, गजवसा, कुंजरा सरा और मोचा। अगला है देखिए गाय। गाय इंपॉर्टेंट है। गाय का है सुरभि, धेनु, गौ। देखो धेनु भी हमें पता है, गौ भी हम जानते हैं, गौ भी हम जानते हैं। बाकी पयस्विनी और दोघरी और सुरभि ये आपको याद रखना है। सुरभि है वो गाय के लिए कहते हैं, ठीक है। अगला है चंदन। चंदन का देखिए हरिगंध, मलय, दिव्यगंध, मलयज और दारूसार, ठीक है ना। तो यहाँ तक इस तरीके से आपको याद रखना। देखिए चंदन का नाम मलयज भी है, यहाँ पर याद रखना। अगला देखिए बाण। बाण वेरी इंपॉर्टेंट है, बाण पूछा जाता है। सर हो गया, नाराज हो गया, नाराज बहुत पूछा जाता है। नाराज, सायक, विचित्र, पत्री, तीर, आसुग, सिलीमुख, ठीक है। तो ये आपको बाण के बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सिलीमुख हो गया और नाराज हो गया आपका, ये तीर तो पता ही है, ठीक है। सहायक हो गया, सर हो गया, ये आपको याद रखने हैं। अगला है बहिन। तो बहिन का है बांधव, भगिनी, सहोदरा, सहब, गर्भिणी। तो ये तो आसानी से समझ में भी आ रहा है, याद रखने के लिए आसान है ना। बाज, बाज का है सेन, करग, सस, घातक, ठीक है। आगे देखिए बाघ। बाघ का इंपॉर्टेंट अगेन आ गया चित्रक, व्याघ्र, नखायुध, नाहर, पंचन, पंचनग, वनस्थ, ब्याल, बघेरा। तो ये सब आपके बाघ के हो गए, ठीक है। इसमें व्याघ्र इंपॉर्टेंट है और ये वनस्थ पूछा जाता है, ये मैंने देखा था एग्जाम में। और ब्याल और बघेरा ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लक्ष्मी। लक्ष्मी भी इंपॉर्टेंट है। श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, सिंधुसुता, चंचला, ये सारे आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हो गए। अगला देखिए लहर। तो लहर का उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। विची, तरंग, उर्मी, मौज, हिलोर। तो ये नाम से भी इनका थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। उर्मी, ठीक है ना। तरंग, मौज, मस्ती। तो लहरों को देखिए मौज मस्ती करते हैं। हिलोर, हिलोरे खाते हैं लहरें। तो ये तो आसानी से याद हो रहा। अगेन है नेक्स्ट बंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बंदर का है आपके पास बानर, कपी, मरकट, कीस, शाखा मृग, केल प्रिया, पिंगल और दर्भ, ठीक है। तो ये बंदर का है। तो ये इसमें आपका कपी भी आसानी से याद रहता है, बानर भी याद रहता है। और ये बाकी के जो हैं थोड़ा अजीब है, इनको याद रखना। मरकट, मरकट भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो मरकट, शाखा मृग, दर्भ, पिंगल ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास मोर। तो मोर वेरी इंपॉर्टेंट है। मोर का है सिखी, सित, सुत, वाहन, कलापी, सारंग, नीलकंठ, केकी और मयूर, ओके। तो ये है आपका मोर। अगला मेंढक। मेंढक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। मेंढक का है दादुर, दरुर, वर्षाबु, मंडूक। मंडूक पूछा जा सकता है। जंगल वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल का सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अरण्य, वन, विपिन, अटवी, कानन, कांतार। तो कानन से तो हमें याद रहता है अभी कानन कुंडल, है ना। तो विपिन और अरण्य भी हमें याद रहता है। बाकी हमें विपिन, कांतार और अटवी ये तीन याद रखने हैं, ठीक है। वन भी हमें याद रह जाएगा। अगला देखिए अग्नि, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल टिक लगा दीजिए अग्नि के ऊपर। अग्नि का है आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु, रोसित्वाव, वही। तो ये सारे आपके आग के हैं। आग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अचल पर्वत के जो हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अचल कहते हैं क्योंकि चल नहीं सकता है। गिरी होगा, सैल क्योंकि पत्थर को सैल कहते हैं तो सैल भी हो जाएगा। नग,
नग आप जानते हैं कि नग जो है हम अंगूठी में नग लगाते हैं वो पत्थर ही होता है, तो वो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। महीधर ये आपको याद रखना पड़ेगा, महीधर आदि, ठीक है। अगला देखिए पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं अचला। देखिए पर्वत को कहते हैं अचल और पृथ्वी को कहते हैं अचला, तो ये आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, ये तो याद रह जाते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, धरा, वसुंधरा, धरती, है ना। अगला देखिए अक्षर, अक्षर का है मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, ठीक है। अगला है अमृत, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा दीजिए। सुधा, अमित, सोम, पीयूष, अमी, नीर, तोय, अम्ब, क्या क्या होते हैं इसके, तो ये आपको सब याद रखना है, ठीक है। अभिजात, अभिजात वर्ग मतलब ये तो आपने सुना होगा, अभिजात्य वर्ग, अभिजात मतलब जो आपका एलिट क्लास होता है तो उसको अभिजात कहा जाता है, जिसमें आपका कुलीन हो गया, पूज्य हो गया, उच्च वर्ग, तो ये अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अश्व। अश्व भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अश्व में इसका जो है वो आपका घोटक और तुरंग ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो है वाजी, तुरंग, घोटक या घोड़ा, घोड़ा से घोड़ा तो हम याद रख सकते हैं, घोटक हमें याद रखना है और तुरंग भी याद रखना है, रविसुत और सैंधव, ठीक है। तो ये घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि घोड़ा पूछा जाता है। शोध, शोध का तो बहुत कम पूछा जाता है, शोध मतलब रिसर्च, तो उसको गवेषण कहते हैं, खोज, जांच, अनुसंधान, तो आसान ही है, ठीक है। अतिथि, अतिथि तुम कब आओगे, जाओगे, सॉरी। अतिथि का मतलब है पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, तो ये भी आसान है याद रखना। अभिप्राय, तो हम जानते हैं अभिप्राय का मतलब होता है कि क्या कहने का मतलब है, तो तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने, तो ये भी आसान है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है आपका आकाश, ठीक है, स्काई। तो देखिए नभ होता है व्योम, पुष्कर, अंतरिक्ष, शून्य, अब्र, घा, अक्री, सविता। तो यहाँ पर देखिए जो अंतरिक्ष है वो भी हम समझ सकते हैं कि सीधे सीधे जो है आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं। फिर शून्य, शून्य की स्थिति होती है ऊपर। फिर नभ भी हमने सुना हुआ है। थोड़ा हमें ये और चीज़ें याद रखनी है, जैसे व्योम हो गया, पुष्कर हो गया, अब्र हो गया, अक्र, ये सब याद रखना है, सविता, ठीक है ना। आगे सूर्य, सूर्य भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य, सूर्य का जो है आप जानते हैं रवि होता है, रविकर होगा, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आपके आदित्य, मारी, चिमाली, हंस, हंस भी बोलते हैं, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। तो ये सब आपको याद रखना है, सूर्य के वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आम, तो आम जो है वो आपका है सहकार, रसाल, पीयूष, अमृत फल, अम्ब और फल श्रेष्ठ। आम को फलों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी है। आँख, हाँ आँख का बहुत पूछा जाता है भाई, आँख, आँख भी याद रखना है। चक्षु, दृग, अक्षी, अम्बक, चखदीदा, विलोचन, प्रेक्षण, लोचन और नयन, ठीक है ना। तो ये सब के सब आपके आँख के हो जाते हैं। इसमें लोचन हो गया और नयन ये भी हमें सीधे सीधे याद रह जाता है। चक्षु भी हम समझते हैं कि नयन चक्षु कई बार आता है। अब इसमें बाकी और चीज़ें देखनी है आपको, जैसे अम्बक हो गया, विलोचन हो गया, यही वैसे ज़्यादातर ये इसमें ये चक्षु, नयन और अम्बक, दृग और प्रेक्षण ये पूछे जाते हैं, ठीक है। विलोचन भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास आडंबर। तो आडंबर तो आसान है, आडंबर का मतलब किसी चीज़ का दिखावा करना, किस चीज़ को एग्जिबिट करना दूसरों के सामने। तो उसमें आपका प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, स्वांग रचना आपने सुना होगा, दिखावा, ढोंग, ये आपका आडंबर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इच्छा, ये भी आसान है याद रखना। इच्छा, हम किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, आकांक्षा है, कामना है, उत्कृष्टता है, उत्कंठा है, रुचि है, तृष्णा है, मर्जी है, लिप्सा है, स्पृहा है, यानी कि सारे के सारे आपके इच्छा के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो है इंद्र। तो इंद्र का है सुरपति, सचियति, शक, पुरंदर, कौशिक, सुरेंद्र, सुरेश, अमरपति, वज्रधर, ठीक है ना। तो इंद्र का भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंद्र का आपको पुरंदर सबसे ज़्यादा याद रखना है, सुरेंद्र, सुरेश और आपका वज्रधर, ये आपको याद रखना है। शक भी पूछा जा सकता है। बाकी उपहास तो आसान है, खिल्ली उड़ाना, अपेक्षा करना, अपमान करना। नेक्स्ट है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब किसी चीज़ का घमंड करना, है ना। सॉरी, इस ऐश्वर्य का मतलब होता है आपके पास कोई ज़्यादा धन संपदा, वैभव, लग्जरी है
तो उसके अंतर्गत आप सीधे सीधे इसको याद रख सकते हैं, जैसे वैभव हो गया, धन संपदा, श्री धन संपदा, वृद्धि, तो ये सब पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो होगी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कमल। तो कमल तो भाई फेवरेट होता है पर्यायवाची वालों का, ठीक है ना। तो कमल का आप देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर, उत्पल, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, सरसीज, जलज, राजीव, अंबोज, अंबुज, पायोद, पुंडरीक, वारिज, पंकज। तो क्योंकि जल के तो कमल के तो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा पता क्या पूछे जाते हैं, जलज हो गया, वारिज, अंबुज, तोयज, पंकज, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, राजीव। तो ये आपको कमल के याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कपड़ा। तो कपड़े का भी आसान है याद रखना, वस्त्र, दकुल, पट, वत्सन, अंबर, चल, चैल, परिधान। तो आसानी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कपड़े का। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्प वृक्ष क्या ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका कर। कर मतलब टैक्स। टैक्स का आपका जानते हैं, मालगुजारी बोलते थे पुराने ज़माने में, महसूल, शुल्क, ये सब बोलते थे। फिर है हमारे पास कामदेव। तो कामदेव का मतलब भगवान कामदेव, ठीक है ना। तो कामदेव कौन होते हैं, जो आपके जो अपोजिट हमारा अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, उसको काम कराने वाले कौन है, कामदेव। तो उनका अलग अलग क्या क्या नाम है, मन, मदन, मनोभाव, पश्चर, मनमथ, मनोज, केतन, मकर ध्वज। तो मकर ध्वज पूछा जा सकता है। रतिपति, मीन केतु, पुष्पंधवा, मयन, मार, स्मर, मनसिज और कंदप, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे कामदेव के हो गए। अगला देखिए आपके पास है किरण। तो किरण का है आपका कर, मारीच, मयूख, अंशु और रश्मि। फिर है आपके पास कोयल। कोयल इंपॉर्टेंट है, कोयल को आप याद रख लीजिए ढंग से, पीक, कोकिल, श्यामा, मदन, सलाका, कलघोष, बसंत दूत और काकापाली, काकपाली, ठीक है। तो आपका कोयल जो है इम्पोर्टेंट है। अगला गणेश। तो गणेश भगवान जी, तो इनका नाम जो है, कुछ नाम तो वैसे ही याद रहते हैं, जैसे विनायक हो गया, और आपके एक दंत, दयादंत हमने कई बार सुना है, ठीक है ना। गणाधि, दया मातुर, गौरी सुत। गौरी सुत मतलब गौरी का पुत्र, तो गौरी का पुत्र इससे भी हम याद रख सकते हैं। मोदक प्रिय, मोदक आप जानते हैं ना, मोदक जो है वो पसंद था इनको। और माय, महाकाय, ये भी याद रखना। हेरम्ब, गिरजानंदन और भवानी नंदन। तो ये आपका सारे गणेश के पर्यायवाची हो गए। फिर है गंगा। तो गंगा के हम सब जानते हैं यार, भागीरथी यहाँ से उद्गम होता है। फिर जानवी, सुरसिर, देवसिर, तिपतगा, सुरध्वनि, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, जितने भी उसकी सहायक नदियाँ वो सब गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है घर। घर का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, घर का हो जाता है आपका ग्रह, भवन, धाम, निकेतन, निकेत, आगार, निलय, गेह, शाला, ओक, अयनशाला, मकान। तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं और आसान भी है याद रखना, क्योंकि ये सब नाम तो जो है वो ऑलरेडी लिखे हुए रहते हैं घरों के बाहर, आपने देखा होगा, शांति निकेतन, हलाना निकेतन, फलाना निकेतन, सदन, मातृ सदन, सब ने इस तरीके के नाम रखे रहते हैं। तो घर के नाम। फिर आलय जो है, जहाँ पे शाला आता है तो उसका मतलब होता है कि रहने का स्थान, ठीक है। जैसे गौशाला तो गायों का रहने के लिए जो है ना। पाठशाला जो है वो पढ़ने के लिए हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, बिजली, लाइट्स, विद्युत। तो चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, तामिनी, ये सब इसके होते हैं आपके। दामिनी, तड़ित हो गया, बिजली, चंचला, चपला, और क्या क्या होते हैं, दो चार और भी होते हैं शायद से। फिर है जमुना। जमुना का पूछा जा सकता है भाई। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री को जमुना है तो सूर्य की सुता हो गई। फिर है कालिंदी। तो कालिंदी आप जानते हैं कि कालिंदी भी इनका नाम है। कालगंगा, अक्रजा, तरणिजा, कृष्णा, भानुजा, यमुना, रवि और नंदिनी। रवि नंदिनी, सॉरी एक साथ है वो, ठीक है ना। फिर है आपका घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं हमेशा, तो वो सैलानी कहलाते हैं, है ना, टूरिस्ट जिनको कहते हैं। रमता जोगी, आपने सुना होगा रमता जोगी, तो वो घूमता हुआ जोगी जो है वो रमता जोगी कहलाता है। यायावर, तो यायावर भी इनको कहा जाता है, और घुमंतु तो इनको कहते ही हैं। फिर है चंद्रमा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई चंद्रमा, ठीक है।
तो चंद्रमा का शशि, मयंक, निधि, सुधाकर, शशांक, इनके नाम जो चंद्रमा के पर्यायवाची उसके नाम जो है वो पुराने मतलब हमारी पीढ़ी से जस्ट पहले वाली जो पीढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम है इनके पर्यायवाची के आधार पर रखे जाते थे, चंद्रमा के, सूर्य के, है ना। तो इसीलिए ये मेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शशि, मयंक, निधि, सुधाकर, शशांक। अगला देखिए जल यानी कि पानी। तो पानी का तो हम अभी अभी बात कर चुके हैं। पानी का पानी, वार, नीर, तोय, अम्ब, पेय, जग, उदक, अमृत, सारंग, वन, विष, संबर, सर्वमुख आदि। ठीक है। नेक्स्ट है तलवार। तलवार की भी इंपॉर्टेंट है। तलवार का हम कृपाण तो हम जानते ही हैं, कृपाण सिख लोग रखते हैं कृपाण। फिर खड़ग भी हम जानते हैं, खड़ग। चंद्रहास तलवार का नाम था ये किसी का। फिर है करवाल और शमशीर। शमशीर भी हम याद रख सकते हैं, शमशीर भी हमने सुना हुआ है। तो फ्रेंड्स आसानी से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं जो सुनी हुई हैं। अगला है हमारे पास युवती। तो युवती उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी, तरुणी, है ना। फिर है नेक्स्ट तालाब। तालाब इंपॉर्टेंट है, तालाब का पूछा जाता है। ठीक है। तो तालाब क्या क्या है? तड़ाग, सरोवर, पुष्कर, कासर, सरसी, छह, दह, हद। तो इसमें मेनली आपको तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, कासार और सरसी ये याद रखने हैं। फिर है वृक्ष। वृक्ष भी इंपॉर्टेंट है आपका। पेड़ हो गया, पेड़ तो हम कहते ही हैं। अब बाकी चीज़ें आपको पादप और पेड़ ये दो याद हैं। द्रुम, बिटप, रूख और गांच, ये आपको वृक्ष के याद रखने हैं। अगला है हमारे पास तोता। तोता का होता है सूक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िम और प्रिय। ठीक है ना। तो दाड़िम एक बार शायद से मैंने किसी एग्जाम के अंदर देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है तेज। तेज मतलब जो तेज है, तेज मतलब तीव्र, द्रुत, क्षिप्र। तो ये तो आसानी है याद रखना। दिन, दिन का आपका वासर, दिवा, दिवस, वार, ये भी आसान है। दिनांक का तिथि, मिति, तो ये भी आसान है। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण का है द्विज, वेद, वेदविद, द्विज पुरुष। आपने सुना होगा द्विज पुरुष मतलब विद्वान पुरुष। पहले ज़माने में जो है ब्राह्मणों को ही सबसे ज़्यादा विद्वान समझा जाता था ना, तो इसीलिए उसी टाइम से ये प्रचलित है। वेदविद मतलब क्योंकि वेद पहले वही पढ़ते थे तो इसीलिए उनको मतलब वेदविद कहा जाता था। और ब्रह्मज्ञानी क्योंकि वो आपका इस प्रकार का ज्ञान रखते थे। ठीक है। एक्चुअली में जो पहले टाइम में ये वैदिक काल के अंदर जो है वो ब्राह्मणों की उतनी ज़्यादा श्रेष्ठता नहीं थी, लेकिन बाद में जब ग्रंथ लिखे गए जितने भी पौराणिक ग्रंथ उनमें जो है वो वर्ण विभाजन को बनाए रखने के लिए क्या किया गया, राजा ने जो है वो आपके ब्राह्मणों की मदद ली। फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उनमें इस प्रकार से विभाजन किया कि जो मतलब क्या कह सकते हैं कि एक उन जो ग्रंथ लिखे गए उसमें उनको श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से ही जो है ये विभाजन तब से ज़्यादा बढ़ता चला गया। अगला देखिए कठिन। कठिन का है आगम्य, विकट और औघट। ठीक है ना। तो कठिन का क्या है? आगम्य, विकट और औघट। नेक्स्ट है आपका दूध। तो दूध वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध का होता है क्षीर, पय, गोरस, पीयूष, दुग्ध। ठीक है ना। तो दुग्ध हमें याद रहता है, पीयूष भी हमें याद रहता है, क्षीर भी हम याद रख सकते हैं। अब हमें गोरस और पय दोनों याद रखने हैं। ठीक है। तो गोरस भी याद रह सकता है, गोरस मतलब गो का रस, तो दूध इससे याद रह सकता है। ठीक है। अगला है नदी। नदी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अगेन इंपॉर्टेंट टिक लगा दो नदी पे। सरिता, निर्झरिणी मतलब झरना, नदा जो ऐसा झरना जो लगातार बह रहा है तो वो नदी तो होगी। तरंगिणी, तरंग के साथ बह रही है। पयस्विनी, तरनी, लहरी, तरिणी, निम्नगा, लहरमाला, कल्लोलिली। तो ये तो आसानी है मेरे ख्याल से नदी का याद रखना, क्योंकि हमें इसके नाम को देखकर जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये नदी है। ठीक है ना। सब में लहर और इस तरह की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका नाजुक। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है नैसर्गिक। नैसर्गिक आपको याद रखना है। नैसर्गिक जो नेचुरल चीज़ होती है उसको नैसर्गिक बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा नैसर्गिक सुंदरता का यहाँ पर नज़ारा है। उसमें आपका प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगला देखिए नेक्स्ट पत्थर। तो पत्थर यानी कि चट्टान जिसको कहते हैं, चट्टान का टुकड़ा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? शिला मेनली कहा जाता है।
फिर उसके अलावा पाषाण, अस्म, संग, प्रस्तर, पाहन, उपल और उत्पल। तो ये सब आपके पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, पत्थर के टुकड़े होते हैं कह रहा हूँ मैं, पत्थर के पर्यायवाची होते हैं, सॉरी। पति, तो पति को कहते हैं भर्ता। अब सोचो, नाम ही जिसका भर्ता है तो उसका तो भर्ता बनाएंगे ही ना औरतें। तो भर्ता, बल्लभ, भतरी, आर्यपुत्र, ईश और स्वामी। तो ये स्वामी ही ठीक है भाई, भर्ता तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। पत्नी को कहते हैं भार्या, द्वारा, दारा, सॉरी दारा, देखो पत्नी का नाम क्या, दारा, दारा सिंह, ठीक है। बल्लभा, बामा, कांता, तिया और प्रिया, ठीक है। तो ये आपका पत्नी हो गया। तो पति और पत्नी इन दोनों का भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्वत, तो पर्वत का तो ये रखना ही पड़ेगा। भूधर, गिली, गिरी तो याद रह सकता है, शैल भी याद रहता है, नग भी याद रहता है, भूमिधर याद रखना है, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, धराधर, ठीक है ना। तो धराधर गिरता है ना नीचे तर तर टूट के, तो धराधर ऐसे याद रख सकते हैं आप। फिर है पवन, पवन का है वायु, वात, प्रणभंजन, प्राण, मृगवाहन, नप, प्राण, पवमान, अनिल, समीर। नेक्स्ट है आपका पक्षी, पक्षी, तो पक्षी आपके होते हैं द्विज, द्विज तो वैसे आपका विद्वान के लिए भी बोला गया है, इसमें भी है द्विज। फिर है अंडज, क्योंकि अंडे देते हैं, बिहग, खग, बिहग, तो ये याद रखने के लिए आसान होता है, खग, बिहग, अंडज, बिहग, शकुंत, शकुनी, अच्छा शकुनी भी बोलते हैं, पतंग, पखेरु और परिंदा। तो ये आपके सब पक्षी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, संध्या, संध्या, तो संध्या दोस्तों शाम को बोलते हैं, तो शाम के लिए सायंकाल बोलते हैं। फिर वहाँ पर जो है थोड़ा सूर्य डूबता रहता है तो लाल लाल से दिखता है, तो उसको गोधूली कहते हैं, तो गोधूली समय भी हो गया। प्रदोष काल, सांझ, सांझ भी हमने सुना हुआ। निशारंभ, निशा मतलब रात, तो रात का आरंभ। और दिनांत, दिन का अंत, तो ये तो आसान है याद रखना। फिर है पुत्र, पुत्र का हम कहते हैं तनय, आत्मज, क्योंकि आत्मा के करीब होता है पुत्र। सुत, सुत आपने सुना होगा, पवन सुत, ठीक है ना। और ओरस, पूत, है ना, तो ये आपका पुत्र हो गया। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी हमने पहले भी देखा था आपका भू, उजला, उर्वी, मेदिनी, मही, वसुधा, धरती, आपके जगती, क्षिति और बीज, पशु, अवनी, इला। फिर है आपके पास पुष्प, तो पुष्प भी इंपॉर्टेंट है भाई। कुसुम, प्रसून, लतांत, मंजरी, पुष्प, गुल और सुमन। तो ये पुष्प के जो है वो ज़्यादातर कुसुम, सुमन, प्रसून ये सब पूछे जाते हैं। फिर है बादल, तो बादल का तो है ही इंपॉर्टेंट, नीरज, जलद, पयोद, हमने पहले भी पढ़ लिया इसको, सारंग, बलाधर, अम्बुद, ठीक है ना, जीमूत, तो ये भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मछली, मछली को हम मीन कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, सकरी कहते हैं, झस कहते हैं और जल जीवन कहते हैं। फिर है आपके पास मयूर, मयूर यानी कि मोर, है ना, तो उसमें आपके आगे मोर, केकी, कलापी, सिखी, सिर, शिखंडी, सारंग, हरि, शिव, सुत, वाहन, वरही, ध्वजी। तो मोर का जो है उसमें आपको मेनली आपका ये शिखंडी जो है वो याद रखना, ये मैंने देखा था एग्ज़ाम के अंदर एक, और क्या क्या देखा था, हाँ सारंग भी है इम्पोर्टेंट, शिखंडी भी है, और केकी और कलापी, ये चार आपको जरूर याद रखने हैं। अगला देखिए रात, तो रात का आपका जानते हैं रजनी, निशा सबसे पहले फेमस है, फिर रजनी हो गया, रैन, निशिदा, क्षमा, यामिनी, यामिनी भी बहुत पूछा जाता है, विभावरी, सरवरी, तमी, विभा, तमिश्रिया और श्रणदा, ठीक है। तो ये आपका सब रात हो गई। फिर है समुद्र, समुद्र का है आपके पास सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, परावार, नदीस, पयोनिधि, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, वारिद, नीरधि, तयानिधि, बारिश और अवधि। तो ये समुद्र के जो है वो इसमें मेनली आपका सागर तो याद रहता ही है, फिर जलधि, उदधि, पयोनिधि, रत्नाकर ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर, है ना, वरिधि, निरधि। फिर है सांप, सांप भी इंपॉर्टेंट है। सांप का है आपका अहि, भुजंग, मणिधर, फणिधर,
फणी है क्योंकि मणि फणी सब इसी के पास होती है। ब्याल, ब्याल पूछा गया था। फणी हो गया, उरंग हो गया, द्विजी हो गया और सरीसृप, सरीसृप से तो आप याद रख सकते हैं। फिर है सोना, हाँ ये सोना पूछा गया था एक बार। ग्रुप सी में अंदर आया था कि हिरण्य किसका है, तो सब ने इसका हिरण ही किया था क्योंकि हिरण्य से सबको लगा हिरण होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हिरण्य जो है वो आपका सोने का होता है। स्वर्ण हो गया, कंचन हो गया, हाटक हो गया, हिरण्य हो गया, चामीकर, पुष्पकल, पुष्कल, जातक, तामरस, रुक्म, कनक, ठीक है। कनक, कनक के 100 दुनी वाला सुना होगा आपने दोहा, ठीक है ना। अगला देखिए स्वर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक मार लीजिए इसको। हिरण, हिरण का है देखिए मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग और चित्तल, ठीक है ना। अगला चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाथी, तो हाथी भी इंपॉर्टेंट है यार। हस्ती, हस्ती तो हम जानते हैं। फिर दंती, सिंदूर, आपका मतंग, मतंग आ जाती है ना इस पर। फिर ब्याल, वितुंड, द्वीप, गयंद और वारण। फिर है सारंग, तो सारंग रहने दीजिए। सिंह, 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 हाँ सिंह इंपॉर्टेंट है। पुंडरीक, चित्रक, शार्दुल, हरि, मृगराज और व्याघ्र, ठीक है। तो ये सब बाघ के भी हैं ये व्याघ्र, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास कुछ पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आई होप आप लोग इनको याद रखेंगे जो भी हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि क्या होते हैं आपका, जिनको कहा जाता है मुहावरे, है ना। तो मुहावरे क्या चीज़ होते हैं दोस्तों, कोई फेमस चीज़ होती है ये, जिनका प्रयोग जो है हम अक्सर क्या करते हैं भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं मुहावरे कहते हैं, ठीक है। और इनका जो चीज़ होता है उसका वो अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसका कुछ एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है। हम जो जो चीज़ लिखा होता है उसका डायरेक्ट वो अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसको छोड़कर उसका एक विशेष अर्थ होता है। और इसका प्रयोग किसमें, भाषा के अंदर जो है वो चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे देखेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो अंग है उनसे रिलेटेड, तो क्या क्या पूछे जाते हैं। अंग गिरना, तो अंग गिरना मतलब होता है उत्साह ना दिखाना। फिर है अंग उभरना, तो अंग उभरना यानी कि जवानी के लक्षण दिखना, क्योंकि जो टीनेज जैसे शुरू होती है तो उस टाइम पर आप जानते हैं नए नए जो अंग होते हैं उनका विकास होता है, तो इसका मतलब अंग उभर रहे हैं, तो वो जवानी की लक्षण दिख रहे हैं। फिर है अंग अंग टूटना, हम जानते हैं अंग अंग टूटना यानी कि थकान लग जाना, बदन में दर्द होना। बदन में दर्द कब होगा, जब थकान लगेगी। अंग अंग फड़कना, यह है स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाना। जब हम कहते हैं मेरा अंग अंग फड़क रहा है तो इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर है अंग अंग फूले न समाना, तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। तो बेसिकली दोनों ही सिमिलर सिमिलर ही हो गए। फिर है अक्ल, तो अक्ल से भी कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं, सबसे पहले अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, कल्पनाएं की जा रही है, यानी कि केवल दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं। अक्ल का दुश्मन, तो ये मूर्ख होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि आप जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी जान मतलब अनजाने में या जानबूझ के क्या है गलत काम करता है, ऐसा काम करता है जिससे उसको नुकसान पहुंचता है। फिर है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। और अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तो यहाँ पर तरह तरह के विचार करना। तो यहाँ पर देखिए दो हैं, यहाँ पर अक्ल के घोड़े दौड़ाना केवल कल्पनाएं करना, और अक्ल के घोड़े दौड़ाना तरह तरह के विचार करना। तो दोनों ही लगभग लगभग सिमिलर ही हैं। जब हम कल्पनाएं करेंगे तो ही हमारे दिमाग में विचार आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों में एक चीज़ दिख रही है कि एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव अर्थ में है और ये पॉजिटिव में है। आप देख सकते हैं केवल कोरी कल्पनाएं करना क्या है, एक नेगेटिव टर्म हो गया, और ये आपका पॉजिटिव टर्म हो गया कि हम जब हम तरह तरह के विचार कर रहे हैं, यानी कि हम अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए सिर, तो अपना सिर जो या हेड होता है उससे भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे सिर फिरना, तो सिर फिरना मतलब आदमी पागल हो गया है। फिर है आपका सिर पर कफन बांधना, तो ये हम सब जानते हैं बचपन से ही फिल्मों में हमने इतने डायलॉग सुने हुए हैं, सर पर कफन बांध के आया हूँ, यानी कि मरने के लिए तैयार हूँ। फिर है सिर नीचे होना, तो ये भी आपने घर वालों से बहुत सुना होगा। फिर है आपके पास सिर खुजलाना, तो सिर खुजलाना जब आपको कुछ नहीं आता है तब आप सिर खुजलाते हैं एग्जाम के अंदर। फिर है आपका सिर पर आ जाना, फिर नज़दीक आ जाना, सिर मढ़ना यानी किसी के सर पे जिम्मेदारी मढ़ देना। फिर है सिर पर सवार होना,
यानी कि पीछे पड़ जाना किसी के, तो सिर के पर सवार हो जाना और सिर खपाना, किसी विषय पर आप मंथन करते हैं। अगला देखिए बाल। तो बाल में है बाल की खाल, ये तो हमने सब सुना है, बात को हद तक जानना और फिर बाल धूप में सफ़ेद यानी कि अनुभवी होना। तो ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा कि ये बाल मैंने ऐसे ही नहीं सफ़ेद किए हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगला क्या हो गया, अगला देखिए दोस्तों आंसू। तो आंसू से भी पूछे जाते हैं, आंसू पीना। तो आंसू पीते हैं हम कब, जब हमें दुख को हम सहन कर लेते हैं। और आंसू आंसू पोंछते हैं जब हम किसी को आपका कंसोल करते हैं, उसको धीरज बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए नाक। तो नाक से भी हर चीज़ पर जो है वो मुहावरे आपके बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। नाक में दम, तो आपका बहुत ज़्यादा तंग करना। नाक रख लेना यानी कि आपका इज्जत रख लेना। और नाक रगड़ना, दीनता दिखाना, किसी के आगे जो है वो उसकी क्या कर सकते हैं, खुशामद कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है नाक कटना। तो ये भी आसान है, प्रतिष्ठा खत्म हो जाना। फिर है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, तो यानी कि अपने पर आँच ना आने देना, ठीक है, यानी थोड़ा सा भी जो है वो आँच ना आने देना। फिर नाक पर गुस्सा, आपने सुना होगा कि इसके तो नाक पर गुस्सा है, तुरंत जो है वो गुस्सा हो जाना, इनको कहते हैं आप शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। तो ज़्यादातर कई लोग होते हैं इस तरीके के शॉर्ट टेम्पर्ड, उनके गुस्सा हमेशा नाक पे रखा रहता है और जैसे ही कुछ बोलो बस तैयार होते हैं वो फटने के लिए, ठीक है। अगला देखिए नाक काटना। तो नाक काटना तो बदनाम होना ही होता है, वही एक ही चीज़ हुई दोनों। नेक्स्ट है आपका नाक का बाल होना, तो ये अधिक प्रिय होना, ठीक है। जैसे लोग ये अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आपको इस मंत्री से काम कराना है तो आपको इसके नाक का बाल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होगा। फिर है नाक पर सुपारी तोड़ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक परेशान करना, ठीक है। अगला अब हम आते हैं दांतों पे। तो दांतों से बहुत सारे हैं देखिए। दांत गिनना, तो उम्र पता करना, है ना। तो दांत गिनने से मतलब है उम्र पता करना। फिर है दांत खट्टे करना। तो दांत खट्टे करना ये भी हमने सुना होगा, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, तो ये हमने दुश्मन को हरा दिया। फिर है दांतों तले उंगली चबाना, ये भी आपका चकित होना कहलाता है। हमने देखा है कि वो मुझे शादी मर्द, वो उसको शादी मर्द में देखकर दांतों तले उंगली चबाने लगा, ठीक है ना, यानी कि इतना ज़्यादा उसको देखकर चकित होने लगा। फिर दांतों तक मैल ना होना, यानी कि अत्यधिक निर्धन या कंगाल होना, दांतों पर मैल तक ना होना, ठीक है। जब कुछ खाएगा ही नहीं तो दांतों पर मैल भी खाऊंगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंगाल है। फिर है दांत गड़ना, तो पाने की उत्कृष्ट इच्छा, ठीक है। तो अगर आपने को किसी चीज़ को पाने की उत्कृष्ट इच्छा है तो इसका मतलब आपने उस पर दांत गड़ा दिए हैं। फिर है आपके पास दांत से दांत बजाना। तो दांत से दांत, तो ईंट से ईंट तो मैंने सुना था, लेकिन ये दांत से दांत पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो दांत से दांत बजना यानी कि बहुत जाड़ा लगना, अच्छा। तो जाड़े में हमारा जो दांत है वो कड़कड़ कड़कड़ करते हैं, तो इसलिए इसका मतलब जाड़ा लगना। फिर है दांत पीसना, यह है आपका बहुत ज़्यादा आप गुस्सा करना, ठीक है। फिर है आपका दांत काटी रोटी। तो दांत काटी रोटी यानी कि घनिष्ठता या पक्की मित्रता, ठीक है ना। तो ये है हमारा दांत। अब हम आते हैं गले पे। तो देखिए गले से भी बहुत सारा है। गला घोंटना, तो गला घोंटना अत्याचार करना या किसी चीज़ किसी का जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि शोषण करना या उसकी आवाज़ दबाना, ये सब गला घोंटने में आ जाएगा। गला फंसाना, तो बंधन में पड़ना, है ना, ये अगर किसी के साथ बंधन में पड़ गए हैं तो इसका मतलब आपने अपना गला फंसा दिया है। फिर है आपका गले गले मड़ना। तो ज़बरदस्ती किसी के काम को किसी को सौंप देना, वो गले मड़ना हो गया। गले लगाना, प्रेम से आप किसी को आलिंगन करते हैं, किसी को हक करते हैं तो वो गले लगाना हुआ। और गला छूटना, आप देख सकते हैं केवल एक नाम छोटा सा अंतर बदलने से उसका पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है। गला छूटना यानी कि छुटकारा पाना। गले का हार होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना। फिर है गले पड़ना, तो जबरन आश्रय लेना, किसी के गले पड़ना। गले मड़ना और गले पड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मड़ना तब हुआ जब हम किसी को ज़बरदस्ती जो है वो काम देंगे, और गले पड़ना तब होगा जब हम किसी से ज़बरदस्ती क्या उससे मतलब हम मदद चाहेंगे, ज़बरदस्ती लेना चाहेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास गले पड़ना, गले फंसना।
तो घाटे के काम में फंसना गले फंसना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास होठ एवं गाल। देख रहे हो आप, हर चीज़ से संबंधित यहाँ पर जो है मुहावरे होते हैं। तो हम अब होठ और गाल पे देखते हैं। होठ बिचकाना, होठ बिचकाना यानी कि नापसंद करना। जैसे आप किसी को नापसंद करते तो आप होठ बिचका के कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना, मन ही मन मतलब, ठीक है ना। फिर है होठ सी लेना। तो होठ सी लेना मतलब चुप हो जाना, जब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। फिर है आपका होठ कांपना। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो होठ आपके कांपते गुस्से में। फिर है गाल फुलाना। तो आप जब किसी से नाराज होते तो आपका जो चेहरा होता है वो एकदम से बदल जाता है, आपके गाल थोड़ा फूले फूले नजर आते हैं, है ना। फिर है आपका गाल बजाना। तो बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है। अगला है गाल लाल होना। तो शर्मा जाना, गाल लाल हो जाते हैं आपके जब आप क्या करते हो, जब आपके सामने कुछ ऐसी बात होती है जो कि आपको शर्म आ रही है, ठीक है ना। अगला देखिए मुंह, ठीक है। अब हम आते हैं मुंह पे। तो मुंह से संबंधित क्या क्या है, देखिए मुंह दिखाना, सामने प्रत्यक्ष होना। तो मुंह दिखाना तो सामने प्रत्यक्ष होना। मुंह धोना, आशा ना करना। अगला देखिए कलेजे पर सांप लौटना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कलेजे पर सांप लौटना। किसी को देखकर जो है आपके कलेजे पर अगर सांप लौट रहा है तो इसका मतलब आप उससे क्या आ रहे हैं, जल रहे हैं, ठीक है ना, ईर्ष्या है आपको। फिर है कलेजा जलना। तो ये है आपका तीव्र असंतोष होना, जब किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर असंतुष्टि है, इनसेटिस्फैक्शन, सॉरी क्या होता है वो, डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। फिर आपका दिल बैठ जाना, निराश हो जाना। दिल कड़ा करना, जब आप मजबूत करते हैं, साहस करते हैं अंदर से। फिर है दिल का बादशाह। तो बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाला। फिर है दिल थामना। तो अपना धैर्य बांध के रखना, दिल थामना। फिर है छाती जलना। तो दुख प्रकट होना। फिर है छाती पीटना, जब आप बहुत ज़्यादा दुख में व्याकुल हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, छाती पीटते हैं, है ना, जब किसी की यहाँ कोई डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा। फिर है छाती पर मूंग दलना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुख देना, ठीक है ना, किसी को लगातार आप परेशान कर रहे हैं तो आप उसकी छाती पर मूंग दलेंगे। और छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या में अत्यधिक दुखी होना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आँख। अब आँख भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आँख पे जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा जो है मुहावरे बने हुए हैं, क्योंकि जो आँख होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आँख पर इसीलिए मुहावरे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। देखते हैं क्या क्या है। आँख उठाना यानी कि देखने की हिम्मत करना, यानी कि किसी को आप सुना होगा कि आँख उठाकर मत देखना, यानी कि देखने की हिम्मत मत करना। आँख लगना, नींद आ जाना। आँख लगाना यानी कि किसी से आप क्या करें, प्रेम भरी दृष्टि से उसको देखते हैं, यानी कि आँख मारना कह सकते हैं आप। फिर है आपका आँखें पथराना, यानी कि किसी का इंतज़ार करते करते आपकी अगर आँखें पथरा जाएं। फिर है आपका आँखें सेकना। तो देखकर सुख का अनुभव करना, है ना, जैसा आप कॉलेज में रहते हो तो उस टाइम पर आप ये बहुत ज़्यादा करते हो। फिर है आँखें तरेरना। तो ये है आपका क्रोध दर्शाना। फिर है आँख गड़ना। तो है लेने का लोभ होना, यानी किसी चीज़ पर आपकी दृष्टि लहर लगी हुई है कि मैंने इसको लेना है, उसी को आँख गड़ाना भी कहेंगे, बुरी नीयत से आप किसी को देख रहे हैं तो, ठीक है। फिर है आँखें फेरना। तो आँखें फेरना होगा आपका प्रतिकूल होना, किसी चीज़ से आप क्या करें, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं एक तरह से। फिर आँख बचाना यानी कि कतराना। फिर है आँखें नीची होना, लज्जित हो जाना, जब आप किसी के आगे शर्मिंदा होते हैं तो आपकी आँखें नीची हो जाती हैं। फिर है आपके आँखें बदल जाना। फिर है उसका मतलब है अपमान ना, अपनापन ना रहना, ठीक है। आप किसी को देख के जो है आपका आँखें आप बदल चुकी हैं तो आपका अपनापन खत्म हो चुका है। आँखों पर पर्दा पड़ना यानी कि जानकारी ना होना, और वो किसके कारण हो सकता है, लोभ के कारण, ठीक है। एक तो होता है कि आंखों पर पर्दा है क्योंकि पता नहीं है, एक है जानते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है, तो वो लोभ में हो सकता है, ठीक है ना। अगला आंखें फाड़ कर देखना। तो काफ़ी घूर कर देखना, वो आंखें फाड़ कर देखना होता है। आंखें लाल पीली करना, तो ये होता है आपका क्रोध करना, गुस्सा करना। आंखें चमकना, जब आपकी आंखें चमकती तो क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आंख की किरकिरी कब होती है कोई आपकी, जो आंख में आपके चुभ रही है, ठीक है ना। फिर है आंखों का तारा, बहुत ज़्यादा प्यारा होना। आंखें मूंदना, मर जाना। फिर है आपका आंखों में खून उतरना, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। आंखों में धूल झोंकना, आंखें चुराना, या सॉरी धोखा देना। आंखें चुराना यानी कि नज़र चुराना, छिपाना। आंखें चार होना,
तो आंखें चार जो है वो अक्सर होती हैं आपकी। फिर है आपका आंखों में चर्बी आना, तो आंखों में चर्बी आना मतलब घमंड हो जाना, ठीक है। फिर है आपका आंखों में सरसों फूलना, तो ये होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। आंख बदलना, विरुद्ध हो जाना। फिर है आंख मारना, ये तो इशारे करना होता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास आंखों, अरे ये क्या हो गया, नेक्स्ट है आंखों का कांटा, तो आंखों का कांटा होता है अप्रिय व्यक्ति। फिर है आंखों का में समाना, यानी कि दिल में बस जाना, ठीक है ना। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, ये वाला गाना सुना होगा आपने। नेक्स्ट है आंखें खुलना, तो होश में आना। आप जानते हैं कई बार हम बोलते हैं अब जाके मेरी आंखें खुली हैं, यानी कि अब मैं होश में आ गया हूँ। आंखों में गिरना, यानी कि किसी की आंख में गिरना, यानी कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आते हैं पेट पर, कमर में, पीठ पर। क्या क्या है, पेट काटना, तो पेट काटना यानी कि अपना पेट काटना, यानी कि अपने लिए कमी करना, अपने भोजन को बचाना। अगला देखिए पेट दिखाना, तो पेट दिखाएंगे कब, जब आप भूखे होने का संकेत दे रहे हैं। फिर है पेट का पानी ना पचना, यानी कि बात बिना कहे शांति ना मिलना। तो ये कई लोगों की आदत होती है, उन्हें जब तक वो आप कोई चीज़ आपको बता नहीं देते हैं तब तक उन्हें क्या नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है, ठीक है। फिर है आपका पेट में आग लगना, तो बहुत ज़्यादा भूख लगना, तो आप कहते हैं पेट में आग लगना। पेट में चूहे कूदना, वो भी वही होता है। पेट में दाढ़ी होना, तो पेट में दाढ़ी, ये भी आपने सुना होगा, बचपन से ही समझदार कई लोग होते हैं ना, बचपन से ही मेच्योर टाइप के। फिर है आपका पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। फिर है पीठ ठोकना, यानी कि शाबाशी देना। पीठ फेरना, यानी कि सहायक न रहना। पीठ पर होना, यानी कि कम सहायक होना। कमर ढीली होना, यानी कि कमज़ोर होना। फिर है कमर कसना, किसी चीज़ के लिए कमर कसना, कमर कस लिए भैया, तो हमने पूरी तरीके से, अगर हम किसी चीज़ के लिए तैयार हैं तो हमने कमर कस ली है। जैसे कि आप लोग जो हैं अब पूरी तरीके से प्रवक्ता का एग्ज़ाम देने के लिए आपने कमर कस ली है कि नहीं, तो आप उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, समझ लो। फिर है कमर टूटना, यानी कि हिम्मत हार जाना। जब आपकी कमर टूटना मतलब आप कहते हैं मेरी कमर टूट चुकी है, यानी कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ। अगला है पाँव, टोंग, घुटना, तलवा, तो इनके भी हैं मुहावरे। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले पाँव भारी होना, तो ये आप जानते हैं कि जब कोई गर्भवती होती है तो कहते हैं पाँव भारी हो गए। फिर है आपका पाँव फिसलना, यानी कि गलती हो जाना। पाँव पटकना, गुस्सा जाहिर करना, आप क्या करते हैं गुस्सा, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। फिर है टांग पसार कर सोना, यानी कि निश्चिंत होकर सोना, जब आप ऐसे पड़ जाते हो, बिल्कुल चौड़े पड़ जाते हो। फिर है आपका टांग अड़ाना, तो किसी के काम में दखल देना। फिर है तलवा चाटना, यानी कि किसी की खुशामद करना। और तलवा खियाना, यानी कि चलते चलते थक जाना। फिर है आपका तलुओं में आग लगना, तो अत्यधिक क्रोधित होना। फिर है तलुओं की लहर कपाल चढ़ना, तो यह है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। और फिर है घुटने टेकना, किसी आगे हार मानना। और घुटनों पर हाथ रखकर बैठना, यानी कि बिना काम का होना, यानी कि आपके पास कोई काम नहीं, आप जॉबलेस है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जवान, तो जवान में जबान देना, सॉरी ये जबान है ये, तो जबान देना यानी कि वादा करना। जबान चलाना, बहुत ज़्यादा बोलना। जबान को लगाम दो, यानी कि आपका नियंत्रण करो। जबान न खुलना, बोलने का साहस ना होना। और जबान तालू से सटना, यानी कि ना बोल पाना, ठीक है। नेक्स्ट है हाथ, बाह, अंगूठा और उंगली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर जो है आपके मुहावरे हैं। हाथ पसारना, तो हाथ पसारते हैं आपका जब आप किसी के आगे मांगते हैं, किसी से मांगते हैं। केवल भीख मांगने से ही मतलब नहीं है, किसी के आगे भी आपने अगर आप किसी से मांगते हैं तो आपका मतलब आप हाथ पसार रहे हैं। फिर है हाथ मलना, यानी कि अफसोस करते रह जाना। फिर है हाथ काटना, यानी कि अधिकार समाप्त करना। हाथ पर हाथ धर के बैठना, यानी कि अकर्मण्य होना। हाथ पांव ठंडे हो जाना, यानी कि आपका डर से आपकी हालत ख़राब हो गई है। फिर है आपके हाथ खाली होना, यानी कि आपके पास कुछ भी पैसा कुछ नहीं है। और हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, यानी कि आप किसी के लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। फिर है आपका हाथ पीले करना, शादी कर देना। फिर है हाथ पैर मारना, काफ़ी प्रयत्न करना। फिर है दाहिना हाथ, तो दाहिना हाथ है महत्वपूर्ण संबल, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। और हाथ डालना किसी के काम में,
उसमें आपका दखल देना, ठीक है ना। चलते हैं आगे। फिर है घर। घर में क्या क्या होता है? घर बोल उठना। तो घर में जब रौनक आती तो कहते हैं कि घर बोल उठा, इसके आने से घर बोल उठा, यानी रौनक आ गई। फिर है घर कर लेना, यानी निवास बना लेना, कहीं पर स्थायी बना लेना। फिर है घर बार देखना, यानी कि गृहस्थी को संभाल लेना, ठीक है। ये है 1, 2 और 9, इससे भी रिलेटेड है। ओके, चलिए। 1 से 21 होना, तो इसका मतलब फलना फूलना, बहुत फलता फूलता परिवार, 1 से 21 हो गया। फिर है आपका एक लाठी से हाँकना, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो एक लाठी से आप उसको हाँक रहे हैं, है ना। कई बार हम सुनते हैं इस तरीके की सबको एक लाठी से हाँकना सही बात नहीं है। फिर है एक आंख से देखना, यानी कि समान दृष्टि से सबको देखना, ठीक है ना। फिर है आपका 2 टूक बात करना, यानी कि स्पष्ट कह देना। 2 कौड़ी का आदमी, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ तुच्छ आदमी। और 9, 2, 11, यानी भाग जाना, ये आप सब जानते हैं। घी और कांटा, तो घी खिचड़ी होना, यानी कि परस्पर मेल झोल होना। किन्हीं दो चीज़ों में अगर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेल जोल है, तो हम कहते हैं इनके बीच में घी खिचड़ी है, ठीक है ना। फिर है कांटे बिछाना, यानी किसी के काम में अड़चन पैदा करना। और कांटा दूर होना, वादा को समाप्त हो जाना। फिर है गांठ। तो गांठ से क्या क्या है? गांठ बांधना, अच्छी तरीके से याद रख लेना, गांठ बांध कर याद रख लो इस चीज़ को, है ना। गांठ पड़ना, तो किसी के बीच में जो है वो आपका द्वेष आ जाना या मन मुटाव आ जाना, तो वो गांठ पड़ जाती है ना। तो अगला है गांठ का पूरा, यानी कि मालदार होना, ठीक है। अगला पानी एवं हवा से रिलेटेड। तो पानी और हवा से रिलेटेड क्या है? पानी पानी, जब आप किसी के आगे क्या होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? पानी पानी हो जाते हैं, या शर्मिंदा होना भी कहते हैं और इसको आप शर्माना भी कहते हैं। पानी में आग लगाना, असंभव काम कर देना। फिर है आपका पानी फेर देना, बहुत ज़्यादा क्या कर देना, निराश कर देना, या किसी के काम को पूरी तरीके से नष्ट कर देना। फिर है पानी भरना, यानी कि तुच्छ लगना। फिर है आपका हवा लगना, तो असर पड़ जाना, जैसा आप कहते हैं इस पर हवा लग चुकी है यहाँ की। हवा से बातें करना, बहुत तेज गाड़ी चलाना या कुछ भी चलाना। फिर है आपका हवाई किले बनाना, यानी कि केवल ख्याली जो है पुलाव पकाना। फिर है हवा से हवा हो जाना, यानी कि गायब हो जाना, ठीक है। तो ये है हमारा हवा। अब कुछ अन्य मुहावरे भी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। पहला है अपने खिचड़ी अलग पकाना। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाते हैं, वो अलग ही रहते हैं, ठीक है ना। अपने मियाँ मिट्ठू होना, अपनी खुद की तारीफ करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अपने पाँव पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मारना, अपना संकट मोल लेना, इधर उधर, इधर कहाँ उधर उधर खाई, दोनों तरफ मुश्किलें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अच्छे घर का बयाना। तो ये हमारे पास दोस्तों अब लोकोक्तियाँ आ गई हैं, ठीक है। लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? जो अक्सर लोगों से सुनी हुई प्रचलित कहावतें होती हैं, और ये पूर्णतः जो है ये स्वतंत्र वाक्य जो है इनका होता है और भावपूर्ण होती हैं। तो इनको भी देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, एक अच्छा बयाना दिया, यानी कि शक्तिशाली से भिड़ गया, ठीक है। फिर है अंधे की लकड़ी, तो एकमात्र सहारा होना। अंधों में काना राजा, ये आपने सुना ही होगा। जो बहुत सारे मूर्ख हैं उसमें अगर कोई एक विद्वान है तो वो अंधों में काना राजा हो गया। अंधे के हाथ में बटेर लग जाना, यानी कि जो उस किसी चीज़ के लिए सूटेबल, क्या बोल सकते हैं, क्वालिफाइड नहीं है, उसको वो चीज़ मिल जाना, है ना। जैसे कोई किसी के लायक नहीं है और उसको वो चीज़ मिल गई, तो वो उसकी कदर करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना। अंधे की आरसी, तो अंधे की आरसी यानी कि किसी मूर्ख व्यक्ति को उत्तम वस्तु दे देना जिसका उपयोग वह जानता ही ना हो, ठीक है। अगला है अपनी करनी पार कर उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करना वैसा बनना। अकल बड़ी भैंस, ये आपने सुना हुआ है, बुद्धि बड़ी होती है। फिर है अक्ल का दुश्मन, जो कि मूर्ख होगा। फिर है आस्तीन का सांप, जो कि अपना होकर जो है वो क्या करेगा? धोखा करेगा। फिर है आपका आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब मूर्ख है लेकिन धनी है, मोटा पैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा मूर्ख है। अगला है आंसू एक नहीं कलेजा टोक टोक, दिखावटी आंसू, ठीक है। तो यानी कि आंसू तो नहीं है लेकिन कलेजा टोक टोक रहा है, यानी कि केवल एक झूठे आंसू जो है दिखाना किसी को। फिर आसमान मेरी मुट्ठी में, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होना, कॉन्फिडेंस। और का और हो जाना, तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाना।
फिर है आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपने सुना होगा, दुगना लाभ हो जाना। फिर है इमली के पात पर दंड पेलना, तो ये कुछ अलग सा है, सीमित संसाधनों से बड़ा कार्य कर देना, तो इमली के पात पर दंड पेल देना। उल्टा चोर कोतवाल को जानते हैं, मतलब अपना दोष दूसरों पर मर देना। फिर है उड़ता तीर झेलना, ठीक है ना, तो आपने ये सुना ही होगा, अन्य के संकट को अपने ऊपर ले लेना, ठीक है ना। अगला देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी बचपन से सुना आ रहा, प्रतिष्ठा ऊंची है लेकिन उस हिसाब से काम अगर नहीं होगा तो ये हो। फिर ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक, वास्तु है बहुत कम होती है। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि भविष्य जो है वो अनिश्चित है। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा पेपर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो भविष्य की अनिश्चितता है बहुत सारी बनी हुई है, तो वो है, आप कहेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है, देखते हैं, ठीक है ना। फिर है आपका एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान। फिर है आपका एक पंतों का एक साथ दो काम हो जाना, एक अनार 100 बीमार, वही वाली बात है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली। आस चाट प्यास नहीं बुझती है, ठीक है, तो बहुत कम से काम नहीं चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओछे की प्रीत बालू की भांति। अब ये क्या है, ओछे की प्रीत बालू की भांति, यानी कि तुच्छ व्यक्ति का जो प्रेम है वो स्थायी नहीं रहता है। फिर है आपके पास, कौवा कान ले गया, तो इसका मतलब बिना सोचे दूसरे की बात पर विश्वास करना, तो इसका मतलब हो गया कौवा कान ले गया, ठीक है। फिर है आपका, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो आसमान की तुलना करना। फिर है कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में आटा गीला हम सब जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा गरीबी होती है और उसमें कुछ और नुकसान हो जाए तो इस पर हम ये कहते हैं। फिर है काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती है, यानी कि जो धोखेबाज इंसान होता है वो हमेशा उस पर कहीं ना कहीं उसका वो छल कपट सामने आ जाता है, हमेशा वो चीज़ काम नहीं करती है। फिर है आपका, काबुल में भी गधे होते हैं, तो काबुल में भी गधे होते हैं, यानी कि हर जगह अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि निरा अनपढ़ होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, तो यानी कि कुसंगति अगर होगी तो हाँ, हम खुद का भी हाथ जो है काला होगा ही होगा, कलंक लगेगा ही लगेगा। फिर आपका, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हम सब जानते हैं कि जब असफलता होती है तो उसके कारण से हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं बेमतलब का, तो उसका कोई मतलब नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चूड़ियाँ बड़ी, ज़्यादा मेहनत करने पर जो है लाभ थोड़ा सा होना। फिर है आपका, गंगा गई गंगादास जमुना गई जमुनादास, तो ये अवसरवादी जो लोग होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। फिर है आपका, घर जले घुरे बतावे, यानी कि अपने आप को या दूसरे को धोखे में रखना। फिर है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, यानी कि जो अपने पास चीज़ होती है उसकी कोई कदर ना करना। फिर है आपके पास, घर में नहीं दो दाने अम्मा चली भुनाने, यानी कि बेफालतू का शो ऑफ करना। फिर है आपका, चींटी की आवाज़ अर्श पर, यानी कि निर्बल की भगवान हमेशा सुनता है। फिर है गंवार की अक्ल गर्दन में, तो इसका मतलब कि मूर्ख जो होता है उसको आसानी से बस में किया जा सकता है, ठीक है, तो उसके किसके द्वारा, दंड के द्वारा, क्योंकि उसकी अक्ल जो है वो गर्दन में है। अगला देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। चांद दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये हम जानते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, यानी कि जो व्यक्ति दोषी होता है उस पर खुद पर जो है वो शक करता है। फिर है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं, यानी कि तुच्छ व्यक्ति से बड़ा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर है आपके पास, चूहे घर में दंड पेलते हैं, इसका मतलब सभी वस्तुओं की कमी हो जाना। अगला है, चौबे गए छब्बे बनने और दूबे होकर आ गए, इसका मतलब लाभ कमाने गए थे और उल्टा हानि कमाकर आ गए। फिर है आपके पास, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि बेमेल वस्तुओं का साथ होना, है ना, तो छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल होना। फिर है आपके पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी, जिसके पास पावर होगी उसी के पास अधिकार होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, जमात में करामात, तो ये होगा आपका संगठन में शक्ति होती है। फिर ढाक के 3 बात, ये हमने सुना हुआ है यार, हमेशा जो है वो सारे काम का नतीजा जब एक ही रहता है तो हम कहते हैं ढाक के 3 बात। फिर है 3 में न 13 में, यानी कि पूर्ण तो वेस्ट। फिर है तू डाल डाल मैं पात पात, तो यानी कि दोनों एक से बढ़कर एक। फिर है थाली का बैंगन, यानी कि जिसका कोई अपना कोई खुद का क्या नहीं होते, कोई उसूल नहीं होते हैं, कहीं भी पलट जाता है। फिर है थूक कर चाटना, यानी कि अपनी बात से मुकर जाना।
फिर है आपका थोता चना बाजे घना, यानी कि आबंडरहीन गुण पुरुष व्यक्ति, आबंडरपूर्ण गुणहीन व्यक्ति। जो आबंडर यानी जो दिखावे वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, गुणहीन होता है। ओके। फिर है दादा ले पोता बरसे, बहुत टिकाऊ वस्तु। फिर है दाल भात में मूसल चंद होना, यानी कि अनुचित हस्तक्षेप करना। फिर है विदेशी मुर्गी विलायती बोल, यानी कि बेमेल विदेशी प्रभाव होना। देसी मुर्गी है लेकिन विलायती जो है वो बोल रही है, यानी कि ढंग से जो है विदेशी बोलने नहीं आ रही, लेकिन तभी भी जबरदस्ती घुसा रहे हैं। फिर है आपका दाई से पेट नहीं छुपता, ठीक है, दाई तो यानी जानकार से बात नहीं छिपती है। फिर है नौ दाई, अच्छा दाई है, दाई माँ वाली, ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि बहुत सुस्ती से काम करना। पानी पीकर जात पूछना, यानी कि काम पूर्ण करके उसके परिणाम के बारे में सोचना। ओके, यानी जब काम हो चुका है तब आप जात पूछ के मतलब फायदा क्या है, ठीक है, तो वो कहने का मतलब इसका है। नेक्स्ट है आपका नंगा बड़ा परमेश्वर से, यानी कि निर्लज्ज जो है उससे सभी लोग डरते हैं। फिर है आपके पास बड़ी बहती गंगा में हाथ धोना ही तो आसान है, अवसर का लाभ उठाना। बंदर के गले मोती की माला, यानी अयोग्य व्यक्ति वाला। फिर है आपके पास बिल्ली के भांग का छीका टूटना। अब ये थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। बिना प्रयास के भाग्य से ही मिल जाना, किसी चीज़ को, कोई चीज़ आपने देखा होगा कि किस्मत से ही उनके पास, ये तो पैतृक रूप से कोई चीज़ होती है या अचानक से उन्हें किस्मत से कोई चीज़ मिल जाती, तो वो होगा बिल्ली के भाग का छींका टूटना। फिर है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन काम को संपन्न करना, ठीक है ना, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट है पद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कि पैसों का व्यय होना अच्छा पर बदनामी अच्छी नहीं। फिर है आपका पास बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोए, यानी कि मीठी मार बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर है आपका बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी कि आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना। फिर है मुल्ला की दाढ़ी तबर्रुक में गई, यानी कि वाई में जो है वो धन सब लुट गया, ठीक है ना। फिर है आपके पास मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ जाना। फिर है मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, यानी कि खुद अपना काम करना होता है। फिर है मरी बछिया बामन के सिर, यानी कि व्यर्थ का दान, क्योंकि मरी बछिया आपने बामन को दे दी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर है आपका लहू लगाकर शहीदों से मिलने चलना, यानी कि झूठी प्रशंसा करना। लिखे मूसा पढ़े खुदा, यानी कि अस्पष्ट लिखना। फिर है आपके पास सब धान 22 पसेरी, यानी कि अच्छाई व बुराई में भेद न कर पाना। फिर है सिर मंडाते ओले पड़ना, ये आपने सुना हुआ है, जैसे ही आपने कोई काम आरंभ किया उसमें ही परेशानी आने लग जाती है। फिर है आपके पास सावन हरा न भादों सूखा, यानी कि सदा एक समान। फिर है हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है आपके पास हथेली पर सरसों नहीं उगती, यानी कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता है, ठीक है, हथेली पर कभी भी सरसों नहीं उगा सकते हैं। फिर है घर का बेदी लंका ढाई, आपसी फूट का ही भेद वाला खोलना। और आपका दूर के ढोल सुहाने, यानी कि जो चीज़ दूर में सामने नहीं होती वो हमेशा अच्छी लगती है। फिर है आपके पास दोनों हाथों में लड्डू होना, यानी कि दोनों हमारे हाथों से लाभ लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मुहावरे लोकोक्तियाँ, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ काफ़ी कुछ आप की वीडियो में जो है वो जानने को मिले होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमने हिंदी को जो है ख़त्म कर लिया है, ठीक है। बाकी जो है इसमें जो वो होते हैं यार, क्या होते हैं ये जो वाक्य शुद्ध वाले होते हैं, वर्तनी शुद्ध, तो ये आसानी से हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यावहारिक चीज़ें, हिंदी हम रोज़ ही पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच। और कई लोग कह रहे हैं उत्तराखंड भी करवाओ सर, देखते हैं क्या क्या हो पाता है अब, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड संडे।